वेलकम है हमारे GS यूट्यूब चैनल्स पे। टू वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 76 फ्रेंड्स। टेस्ट नंबर 76 है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट 1 है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट 1 है। इसमें फ्रेंड्स वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी हाल ही में एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स पार्ट 2 भी आएगा, हो सकता है आज नाइट में या तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा फ्रेंड्स। इसमें पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखा है, हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने का सबसे अच्छा या उपयुक्त तरीका कौन सा है? बताना है आपको। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू ड्राई हैंड आफ्टर वॉशिंग हैंड? हाथ धोने के बाद हाथ सुखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अपना आंसर बताएं आप। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी पे ड्राई एयर द्वारा। किसके द्वारा? ड्राई एयर के द्वारा। हाथ जो सुखाने का सबसे ड्राई करने का जो अच्छा तरीका होता है वो होता है ऑप्शन बी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो ड्राई एयर होता है ये कहाँ पर होता है? मोस्टली ये क्या होता है, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या जहाँ पर मूवी सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल में क्या होता है, एक बॉक्स नुमा होता है। ठीक है, इसमें लोग क्या होता है, बाथरूम के बाद जब आते हैं, टॉयलेट करने के बाद आते हैं, तो इस बॉक्स में क्या करते हैं, अपने हाथ को क्या करते हैं, सेंकते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। इससे क्या होती है, एक वार्म एयर निकलती है, एक वार्म एयर निकलती है और वो इसमें क्या करते हैं, अपने हाथ को ड्राई करते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, इससे ड्राई के माध्यम से क्या होते हैं, जब सूख जाते हैं, ये वार्म, वो जो एयर यहाँ से निकलती है वो वार्म होती है। वार्मिश होती है, हल्की सी हीटिंग होती है, गर्म होती है और उससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं होती। तो इस पर क्या होता है, जो हाथ सुखाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ड्राई एयर होता है। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। मोस्टली लोग क्या होते हैं, देखते हैं जब टॉयलेट करके आते हैं सिनेमा हॉलों में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बॉक्स में हैंड वॉश करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से सुखाया जा सकता है और ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप 50 से 60 बार तौलिया से हाथ धोएंगे और अगर आप इस पे हैंड ड्रायर में अगर आप एक बार हाथ अपना सुखा लेंगे या ड्राई कर लेंगे तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2 और जो पहला क्वेश्चन है वो 2016 नर्सिंग एग्जाम से पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देख सकते हैं, लामा का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द लामा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। सभी लोग जानते होंगे लामा क्या होता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है 2017 में, ये भी नर्सिंग एग्जाम से एम्स में। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी। क्या है ऑप्शन? सी है। ये लिखा है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ऑप्शन होगा इसका सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। लामा का पूरा नाम क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी आपके लिए, ध्यान दें। ये लिखा है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये लामा का पूरा नाम होता है। कभी कभी लिविंग लिख के मिल जाएगा आपको एग्जाम्स में, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जो भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश में ही कंफर्म करें क्योंकि ये इंग्लिश में ही दिया जाता है। ठीक है, फिर एक होता है डामा। डामा क्या होता है? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये भी आप कंफर्म करें क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये डामा का फुल फॉर्म होता है। एक होता है DPO, ये लिखा है DOPR। इसका मतलब जो पूछा जाता है एग्जाम्स में फुल फॉर्म डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। ये होता है डी से डिस्चार्ज, ओ से होता है ऑन, पी से होता है पेशेंट, आर से होता है रिक्वेस्ट। सभी का यहाँ पर आप रिस्पेक्टिवली मतलब समझ सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टिव हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जल्दी से, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है, आपातकाल स्थिति में जब एक रोगी, देख ले क्वेश्चन अच्छे से आप। जब एक रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है तब इसे किस रक्त वर्ग के साथ क्रैश मैच करना सुरक्षित होगा? ऑप्शन पढ़ लें आप और अपना आंसर बता सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन अ पेशेंट इज अनेबल टू टेल, बताने के लिए असमर्थ है हिज ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड ग्रुप, देन इट विल बी सेफ टू क्रॉस मैच विद द विच ब्लड, किस ब्लड के साथ उसका क्रॉस मैच करना अच्छा होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें आप दोबारा। आंसर होगा इसका बी। क्या होगा आंसर इसका? बी। ये जो निगेटिव ब्लड ग्रुप ओ होता है ये माना जाता है अच्छा। ठीक है, ये क्रॉस मैच करना अच्छा होता है जब कोई भी व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में हो और अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ हो। ऑप्शन होगा इसका बी। ध्यान रखना है आपको, आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, ताकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो इन फ्यूचर ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं।
कुछ एग्जामिनर्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 पे, हैजा और दूषित जल के बीच संबंध निम्न में से किसने ढूंढा था। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लें। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर द रिलेशन बिटवीन कॉलरा एंड द कंटामिनेटेड वाटर। किसने ढूंढा था? ऑप्शन होगा इसका सी। और आप बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपकी कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। जब आप बताएंगे आपने स्कोरिंग कैसी की, आप कैसा तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर जांच सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टिव है, यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे इन द एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन का जो आंसर है 4 नंबर का वो है सी, जॉन स्नो ने बताया था। दूषित जल और ये क्या नाम हैजा कॉलरा के बीच जो रिलेशन बताया था सबसे पहले, ये ऑप्शन होगा सी, जॉन स्नो ने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में जॉन स्नो की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, इन्होंने ही बताया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है, एक मरीज को फाउलर की स्थिति देने के लिए बिस्तर के सिर के अंत में कितना उठाया जाता है। हाउ मच इज रेज्ड एट द एंड ऑफ द हेड ऑफ द बेड टू गिव द पोजीशन ऑफ अ फाउलर। स्पेलिंग देख लेना, फाउलर की स्पेलिंग होती है FOWLER, ये स्पेलिंग ध्यान रखना, आप स्पेलिंग ये लिख सकते हैं आप FOWLER अगर आप लिखना चाहें फाउलर की स्पेलिंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका सी, क्या होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या किया जाता है, उसको उठाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ ले, एक मरीज को जब फाउलर की स्थिति दी जाती है तो उसको सिर के अंत से कितना उठाया जाता है, 45 डिग्री तक उठाया जाता है। आप समझ लें इस तरह, मान लो कि ये जब एक लाइन होती है, अगर कोई आपसे एंगल पूछे यहाँ पर कितना है तो आप बताएंगे 180 डिग्री है, ठीक है। अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, कितना 90 डिग्री इधर हो जाएगा, 90 डिग्री इधर हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो ये पोजीशन कौन सी होगी, ये होती है फाउलर पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब इस पोजीशन पे उसका यहाँ पर क्या होगा, ये हेड होगा। आप इस तरह समझ सकते हैं कि पेशेंट का पैर ये है, पेशेंट इस तरह लेटा होगा, उसका हाथ लगा के हेड को जब उठाया जाएगा तो इस पोजीशन पे उठाया जाएगा, यहाँ पर उसका हेड होगा तो इस पोजीशन पे, आप इस तरह का मतलब समझे इधर की तरफ का, ठीक है। तो ये पोजीशन होगी कितनी, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू अगर इस पर और बात करें तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह एंगल पे फोकस करना है कि ये कितना होगा। इस तरह पेशेंट लेटा होगा, इतना उठाया जाएगा, मतलब ये इतना 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, इसका 90 का हाफ उठाया जाता है तो कितना, यहाँ तक ये कमर के ऊपर की पोजीशन देखी जाती है, ठीक है। तो ये फाउलर पोजीशन होगी, ये 45 डिग्री पर उठाई जाती है। 45 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। और देख लें कि कभी कभी आपको इस तरह डिग्री मिल जाएगा, नहीं तो इस तरह लिखा हुआ मिलेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा है, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए रंग कोडिंग क्या है। व्हाट इज द कलर कोडिंग फॉर अ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, हल्का ब्लू या हल्का नीला, ये कलर होता है नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए। आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में जो ऑक्सीजन जिस गैस में, जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी जाती है उसका कलर कैसा होता है, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे, सारे कलर जो भी होते हैं आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता हो तो ट्राई करें आप बताने का, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, इसलिए ऑप्शन क्या है, लाइट ब्लू, मतलब हल्का ब्लू। अगर लाइट ना मिला लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है ब्लू आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू इस तरह मिलेगा आपको, नीला कलर, हल्का नीला नहीं तो नीला मिलेगा आपको ऑप्शन में, ध्यान रखें। लेकिन मोस्टली ये दिया जाता है, ऑप्शन होगा इसका बी। ये भी 2016 में नर्सिंग स्टाफ में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ें 7 पढ़ लें जल्दी से, अपना आंसर बताएं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश में भी कई बार। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पर लिखा है, अस्पताल की पट्टियों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ, और ये हॉस्पिटल स्लैब्स होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इंसिनरेशन कहेंगे, अगर आपको इस तरह मिले, जलाना, बर्निंग बहरहाल नहीं किया जाता है, लेकिन इंसिनरेशन एक जलाने का एक मेथड होता है, ठीक है। जब हॉस्पिटल का जो वेस्टेज होता है उसको जलाने को इंसिनरेशन कहा जाता है। ये मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली इंसिनरेशन ही मिलता है। तो आपको इंग्लिश वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंग्लिश वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या है इंसिनरेशन, क्या दिया गया है, तब आपका आंसर यही सही होगा। और अगर नहीं भी मान लो, अगर आप हिंदी मीडियम से अकॉर्डिंग टू इस तरह हिंदी में ऑप्शन मिलेंगे तब आपका जलाना ऑप्शन सही होगा। मोस्टली आप दोनों कन्फर्म करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, बेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है जलाने के लिए। इंसिनरेशन विच मीन्स बर्निंग हार्मफुल वेस्ट इनटू एसेज
इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल वेस्टेज होते हैं बायोमेडिकल्स, जो बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं उनको जलाया जाता है। इज द बेस्ट मेथड टू द डिस्पोज ऑफ द बायोलॉजिकल वेस्टेज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल से क्या किया जाता है, बायोलॉजिकल वेस्टेज निकलता है उसको जलाया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा था, बर्निंग ऑफ द सब्सटेंसेज एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एसिड इज कॉल्ड द इंसिनरेशन। जब इस पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको क्या किया, बर्न कर दिया जाता है, जलाया जाता है, तो इससे जो राख बनती है, एसिड मतलब क्या होता है, राख बनती है, तो राख बन जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंसिनरेशन कहेंगे। मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेस्टेज जो भी होता है उसको जलाने के लिए हॉस्पिटल में जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट होता है उसको इंसिनरेशन के नाम से जाना जाता है, या इंसिनरेशन वर्ड ज़्यादा उपयुक्त है, हैंडीकेबल है, आप इसे ध्यान रखें, समझे, हैंडी वर्ड है ये, ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। जलाना आप हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन इंसिनरेशन आप याद करेंगे तो मोस्टली यही मिलता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 8, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। लिखा टेपिड, क्या लिखा है, टेपिड स्पंजिंग के लिए सही तापमान कितना होता है, व्हाट इज द करेक्ट टेम्परेचर फॉर द टेपिड स्पंजिंग। क्या होगा आंसर इसका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं जो अप्रोप्रिएट आंसर हो। हमेशा यही प्रयास किया करें, जो ऑप्शन दिए गए उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आप बताएं, ठीक है। अप्रोप्रिएट आपने कितना पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बताना होता है आपको। ऑप्शन होगा इसका ए, क्या होगा, 27 से 37 डिग्री के बिटवीन जो टेम्परेचर होता है किसमें, टेपिड स्पंजिंग का। यहाँ पर आप देख लें, समझ जाएंगे कि ये होता क्या है। ये 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बिटवीन का टेम्परेचर होता है किसमें, टेपिड स्पंजिंग में। फिर ये लिखा हुआ यहाँ पर, अगर 27 से 37 ना मिले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये 27 से 39 मिल जाएगा, 27 से 39 डिग्री यहाँ पर देखना है, डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पे 99.5 होता है, कितना होगा, फ़ारेनहाइट पे 99.5 होगा। इसको अगर आपको चेंज करना आता है तो आप इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको सेल्सियस डिग्री दिया जाता है ऑप्शन में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। यहाँ पर लिखा टेपिड स्पंजिंग होता क्या है, यहाँ पर समझे, टेपिड स्पंजिंग इज अ प्रोसीजर टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर थ्रू द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंडक्शन विच इज द यूजुअली कंडक्टेड टू द हाई फीवर क्लाइंट। इस पर होता क्या है, जो एक प्रकार का प्रोसेस होता है, इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है इसको क्या कहते हैं, इसमें कंट्रोल किया जाता है। और ये मोस्टली देखा जाता है कब, जब बहुत ज़्यादा बुखार होता है, तेज बुखार होता है या हाई फीवर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द पर्पज ऑफ दी दिस एक्शन इज डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दी हाई, ये लिखा है हाइपरथर्मिया क्लाइंट। मोस्टली जिन व्यक्तियों को हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया का मतलब ये होता है कि जब जिस व्यक्ति को अति ज्वर होगा, अति ज्वर मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा बॉडी का, नॉर्मल से ज़्यादा हाई होता है, एक बुखार होता है, एक होता है हाइपरथर्मिया, मतलब अति, एक इसका मतलब होगा कि 105 टेम्परेचर के आसपास होगा इसका, 105 105 के आसपास इसका टेम्परेचर होगा, या इससे भी अधिक हो सकता है, तो उसे हाइपरथर्मिया के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस किया जाता है, वो इवापोरेशन मीडियम से या कंडक्शन मीडियम से किया जाता है। इवापोरेशन आप जानते होंगे क्या होता है, भाप के माध्यम से किया जाता है, स्टीमिंग के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर आप समझ ले, 2 वर्ड लिखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्टली आप समझ नहीं पाते होंगे कि हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है। देखिए, हाइपरथर्मिया का मतलब यहाँ पर होता है कि अति ताप, अति मतलब होता है सबसे ज़्यादा ताप, मतलब अत्यधिक ताप। बॉडी के अकॉर्डिंग समझेंगे, ज़्यादा मत समझ लेना, 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतना नहीं, आपका बॉडी का जितना टेम्परेचर है उससे जब ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, उसे कहेंगे हाइपरथर्मिया कहेंगे, ठीक है, हाइपरथर्मिया उसे कहा जाता है। और फिर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब ये होगा यहाँ पर कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर होगा, उसे हाइपोथर्मिया बताया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, 95 से कम हो जाएगा, होता तो 98.6 है, लेकिन जब भी लिया जाता है मॉडरेट में बात की जाती है हाइपोथर्मिया के बारे में। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था 95 डिग्री से कम होगा, कभी कभी ऑप्शन में 92 मिलता है, तभी ऑप्शन सही माना जाता है, किसके लिए, हाइपोथर्मिया के लिए। बस आपको इतनी बात अपने दिमाग में रखनी है कि हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल से कम होगा, और हाइपरथर्मिया का क्या मतलब होगा, जिसमें ये लिखा हाइपर लिखा है, हाइपर का मतलब होता है जब नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर होगा उसे हाइपर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ें जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 सभी पूछे गए क्वेश्चन है, एक दर्दनाक घाव वाले रोगी की देखभाल में पहला कदम आपका क्या होगा, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप इन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ ट्रॉमेटिक वुंड। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका सी, क्या होगा ऑप्शन इसका सी। दर्दनाक घाव वाले व्यक्ति की देखभाल में अगर कोई भी नर्सिंग स्टाफ है तो उसका जो काम होगा पहला है, या जो भी वहाँ पर अपॉइंटेड होगा तो उसका कार्य क्या होगा, वायु मार्ग श्वसन एवं रक्त संचार का आकलन करना, असेसमेंट करना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा इसका सी। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, इसी तरह यही ऑप्शन थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में,
टाइम इज अ क्रिटिकल फेज इन केयरिंग फॉर पेशेंट विथ अ ट्रामेटिक वुंड। तो उसका जो फर्स्ट असेसमेंट किया जाता है, एयरवे चेकिंग की जाएगी, ब्रीथिंग एंटी सर्कुलेशन, ब्रीथिंग एंटी सर्कुलेशन ये चेकमेंट किया जाता है, ठीक है, ये चेक किया जाता है। यहाँ पर जो भी हिंदी लिखा है उसका इंग्लिश ये लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्या किया जाता है, असेस किया जाता है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो होता है टर्न योर अटेंशन टू द वुंड। नेक्स्ट अटेंशन आपका कहाँ जाएगा, वुंड की ओर, मतलब घाव की ओर जाएगा। कंट्रोल ब्लीडिंग बाय द अप्लाइंग द फिल्म। फिर क्या होता है, ब्लड को कंट्रोल किया जाता है। ये फिर लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट प्रेशर एंड एवेलुएट द पेशेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। बाकी आप समझ लें, जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है कम से कम एटलीस्ट ऑप्शन आप समझ लें। ऑप्शन तो याद ही होना चाहिए आपको, अगर डिटेल आपको समझ में ना आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे यहाँ पर दिया गया है, ईसीजी का प्रयोग निम्न में से किसके आकलन के लिए किया जाता है। ईसीजी इज यूज्ड टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका डी, मतलब दिल। ये दिल का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, किससे, ईसीजी से। काफ़ी सिंपल था आपके लिए। मोस्टली एग्जाम्स में सिंपल भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2-4-10 तो आते ही है। तो आपको ध्यान रखना है, ये लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ईसीजी का पूरा नाम होता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। इट इज द सिंपलेस्ट टेस्ट दैट कैन बी यूज टू चेक योर द हार्ट रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इससे क्या होता है, हार्ट का रिदम चेक किया जाता है। सेंसर एंड अटैच टू द स्किन यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस बाय योर हार्ट ईच टाइम इट बीट्स। ये इसमें जो ईसीजी डिवाइस होता है ये आपकी स्किन पे टच किया जाता है। इसी से क्या होता है, हार्ट बीटिंग का रिदम जो लय होती है, रिदम मतलब लय, उसका पता लगाया जाता है, या हार्ट बीटिंग का पता लगाया जाता है, इतना समझें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, पढ़ें जल्दी से, अपना आंसर बताएं। रक्तचाप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका बी। हिंदी मीडियम से जो भी है वो ध्यान दे, रक्त दाब मापी लिखा जाता है इस तरह। अगर आपको इंग्लिश में ये वर्ड समझ में ना आए, ये लिखा है स्फिग्मोमैनोमीटर, काफ़ी लंबा वर्ड होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हिंदी वाला भी, रक्त दाब मापी, जो भी हिंदी मीडियम से हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये भी अच्छा है, दोनों बताएं, ठीक है। रक्तदाब मापी क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ये रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। इस तरह हिंदी में लिख के आता है, इंग्लिश में आप देख लें यहाँ पर। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पढ़ लें और अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा है, एक स्वच्छ घाव होने वाले रोगी के लिए एक वुंड वैक, मतलब ये जो वुंड वैक ड्रेसिंग को कितने समय बाद बदलना चाहिए, कितने समय बाद बदलना चाहिए, जो एप्रोप्रिएट आंसर है उसे बताना है आपको। एक स्वच्छ घाव, यहाँ पर बात की जा रही है एक स्वच्छ घाव वाले व्यक्ति के लिए, तो ऑप्शन होगा इसका सी, सप्ताह में एक बार, मतलब वंस अ वीक, एक बार सप्ताह में। ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन में जो पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया एक जो स्वच्छ घाव वाला व्यक्ति होगा उसके लिए जो वुंड वैक होगा ड्रेसिंग को कितने समय बाद बदला जाता है, या बदलना चाहिए, एटलीस्ट वो बदलना चाहिए एक सप्ताह में एक बार, मतलब वंस अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वहाँ पर 13 नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में, नर्सिंग स्टाफ। ये लिखा है क्वेश्चन, हाथ धोने के कितने चरण होते हैं, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर आर टू वॉश हैंड्स। ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कमेंट पूछते हैं क्या ये एनएम के लिए, क्या ये स्टाफ नर्स के लिए, क्या ये एमपीपीबी के लिए, क्या ये एमपीएचडब्ल्यू के लिए। हाँ, ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, कोई भी क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रोहिबिट नहीं होता, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस ही नर्सिंग का है, फंडामेंटल नर्सिंग का। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है इसका सी। हाथ धोने के कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये WHO के अकॉर्डिंग होता है। यही आंसर सही माना जाता है। मोस्टली जो WHO के अकॉर्डिंग डाटा होता है वही आंसर सही माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द 7 स्टेप्स ऑफ द हैंड वॉशिंग अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग हमने लिया है यहाँ पर, और यही आंसर एग्जाम में पूछा गया था, 7 माने गए कमीशन के द्वारा आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखे, स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ये लिखा है वेट योर हैंड, आप अपने हैंड को गीला करें, अप्लाई इनफ लिक्विड टू सॉफ्ट क्रिएट द गुड लेदर, इतना लिक्विड लें ताकि आपके हैंड क्या होते हैं वो लिक्विड ही अच्छे से हो जाएं। फिर रब पाम टुगेदर, फिर नेक्स्ट है 3 नंबर पे रब द बैक ऑफ द हैंड, हाथ के पीछे रब करना। फिर इंटरलिंक योर फिंगर्स, अपने फिंगर को, दोनों फिंगर को क्या करना, दोनों हाथ की इंटरलिंक करना, मतलब जोड़ना, फिर उसको रगड़ना, रबिंग करना, रब योर फिंगर्स पे, अपने फिंगर को रगड़ना। फिर 6 नंबर पे लिखा है क्लीन द थंब, फिर थंब को क्लीन करना। 7 नंबर पे लिखा है रब पाम विद द फिंगर, और फिंगर के द्वारा क्या करना, पाम मतलब जो हथेली होती है आपके हैंड की, ये वाली हथेली, ठीक है, इसको रगड़ना, किसके द्वारा, फिंगर के माध्यम से। ये 7 स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
14 नंबर पढ़ ले, जल्दी से आंसर बताएं। उल्टी की सफाई के बाद फर्श को कैसे कीटाणु रहित किया जाता है? मतलब कीटाणु अगर वहाँ पर होंगे तो उसको विदाउट कीटाणु रहित किया जाए, मतलब डिसइंफेक्टेड आफ्टर द क्लीनिंग वोमिट। हाउ शुड द फ्लोर बी डिसइंफेक्टेड आफ्टर द क्लीनिंग वोमिट? क्या होगा आंसर इसका? पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स में। ऑप्शन है इसका सी, ये लिखा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं हाइपोक्लोराइड घोल के द्वारा। जो उल्टी की बाद जो सफाई से जो फर्श को कीटाणु रहित बनाया जाता है उसमें इस सॉल्यूशन का या इस घोल का इस्तेमाल किया जाता है, हाइपोक्लोराइड पढ़ा जाता है उसे। ठीक है, ये हाइपोक्लोराइड एक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर लिया कितना जाता है? 0.1% लिया जाता है हाइपोक्लोराइड, उसको मीटिंग प्लेस को क्या करना है? डिसइंफेक्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर पढ़ लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15, पढ़ लें, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे लिखा है आप एक सिरिंज को कहाँ पर रखेंगे? वेयर डू यू प्लेस आ सिरिंज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अपना आंसर बताएं। 2016 में पूछा गया नर्सिंग एग्जाम्स में। कहाँ रखेंगे भाई आप? ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स सी, लाल पात्र में। इंग्लिश में देखें, रेड कंटेनर में आप रखेंगे। अगर एक सिरिंज होगी तो उसे आप कहाँ रखेंगे? एक लाल पात्र में रखेंगे, रेड कंटेनर में रखेंगे। ऑप्शन होगा इसका सी। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिए, जिसके गलत है वो देख लिया आंसर। मानव दूध में जो प्रति 100 ml में औसत कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, हाउ मेनी कैलोरी पर 100 ml ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन ह्यूमन मिल्क? माँ के दूध में या ह्यूमन मिल्क में कितना पाया जाता है? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन था इसका फ्रेंड्स बी, ये अप्रोप्रिएट और बेस्ट आंसर है। ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स में यही मिल जाता है आपको। ठीक है, इसी तरह जब भी 100 यहाँ पर लिखा हो आपको 70 कैलोरी पूछ लेगा, 70 कैलोरी हो सकता है 100 ना लिखा हो, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन भी मेंशन किया है और ऑप्शन में भी मेंशन हमने किया है। ठीक है, तो ये मोस्टली दिया जाता है 70 कैलोरी पाया जाता है। कितने? 100 ml में। 100 ml में जो ऊर्जा पाई जाएगी 70 कैलोरी पाई जाएगी, ना कि किलो कैलोरी। इस बात पे भी ध्यान रखें, कभी कभी आपको ऑप्शन में इस तरह मिलेगा KCAL, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आपका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन होगा 70 CAL, मतलब ये होगा कैलोरी, 70 कैलोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सिंग एग्जाम 2016 में पूछा गया, 2016 में ये क्वेश्चन लिखा, चिकित्सक की छुरी को आप कहां पर रखेंगे? वेयर डू यू पुट डॉक्टर्स नाइफ? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताना है आपको। अगर चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। इसे हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो हमारा इसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। अभी हो सकता है आज नाइट में हम दूसरा पार्ट दे दें इसका दूसरा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। फंडामेंटल राइट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अक्सर पूछे जाते हैं वही कवर कर देंगे हम, ताकि आपका एग्जाम्स में अच्छा स्कोरिंग हो सके। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। और चैनल पे नए से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक डेली टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहतर होगी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या क्या करें? प्रेस द बेल आइकन, जो घंटी होती है उसको भी आप प्रेस कर दिया करें। कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, ताकि आप के पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए हमारा। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।